जितनी दुख की अनुभूतियां हैं वो भी इसी में होती हैं। जितना मैं जान रहा हूं ये मुझे दुख हो रहा है, ये मुझे सुख हो रहा है, ये भी अनुभूति इसी में हो रही है। यह लोक परलोक गामी, लोक और परलोक में जाने आने वाला भी यही विज्ञानमयी कोश है। विज्ञान माने जानना। क्या क्या जान रहा है? तो देखा जाए तो जीव का जो जीवन इस लोक में चलता है वो इसी विज्ञानमयी कोश की वजह से ही तो चलता है। और अजीब बात है, कोई जाने न जाने, लेकिन सत्य तो ये है कि ये सिर्फ जो वेदांत सुन रहा है उन्हीं का एक्टिव होता है विज्ञानमयी कोश, की सभी का ही एक्टिव है। जितना यह व्यवहार जीव का होता है, उस जीव के व्यवहार का कराने वाला जो है वह यही विज्ञानमयी कोश है। भोगना, ये मेरा काम है, ये मुझे करना है, ये मैं भोगूंगा, ये सब मुझे भोगना है, आदि आदि कर्तृत्व, जहां कर्म करने की जो एक अभिमान होता है, ये मैंने किया, कर्तृत्व उसको कहते। भोक्तृत्व, भोगने की जो अनुभूति है, जिसने भोगा उस वृत्ति को हम भोगतृत्व कहते। और लोक परलोक में जो गया आया और इस संसार के व्यवहार को भी जो करता है, यह है विज्ञानमयी कोश। अगला श्लोक लेते। मनः तु ज्ञानेन्द्रियैः सहितं सन्मनोमय कोशो भवति। जिस ने पहले उस वस्तु की जानकारी प्राप्त करी, वो पहली जानकारी की घटना घटती है मन में। तो जब हम मन को इस जानने वाले, इस देखो कोई भी वस्तु हुए उसकी प्रथमा वृत्ति मन में बनती है। जैसे दूर से आपने देखा कि अच्छा ये तो कोई औरत आ रही है, औरत आ रही है, और उसकी साड़ी हवा में हिलती दिख रही थी ना, और बाल भी उड़ते हुए दिख रहे थे, तो लगा ये तो कोई स्त्री आ रही है। मन ने एक विचार बनाया। जब आया पास तो वो कोई साधु था जिसने धोती पहनी हुई थी और जिसके बाल लंबे थे। जब देखा तो मन की वो जो वृत्ति बनी थी वो बदल के चेंज हो गई। ये चेंज कौन लाया? वो तो विज्ञान हुआ। जब जानना हुआ, फ्रॉम राइट टू रॉन्ग, फ्रॉम फैक्ट टू फिक्शन, ये जानना घटित होता है बुद्धि में। लेकिन किसी भी कॉन्सेप्ट की जो पहली घटना घटती वो तो मन में घटती है। देखो वो क्या है, आपने अरे ये तो लगता है जामुन का पेड़ है, बोले ध्यान से देखो, बोले नहीं नहीं जामुन नहीं है, ये तो बरगद का पेड़ है। अरे और ध्यान से देखो, नहीं नहीं ये बरगद, ये तो पीपल सा लग रहा है। कंफ्यूजन आ रही, क्योंकि मन का काम क्या है? ऑप्शंस देना। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी हो सकता है। मन मतलब ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज। बट कंफर्मेशन कहाँ आती है? वह बुद्धि में आती। तो मनोमयी कोश और विज्ञानमयी कोश का ये एक बड़ा भेद हो जाता है। मन कुछ भी काम नहीं कर सकता है अगर उसके साथ ज्ञान इंद्रियां ना हो। ज्ञान इंद्रिय क्या हो गई? विंडो हो गई ना इसकी। आंख से देखा, कान से सुना, नाक से सूंघा, चमड़ी से छुआ। मन तभी तो कुछ संकल्प करेगा। कहो पांचों इंद्रिय के द्वार बंद कर दीजिए, मन किसके बारे में सोचेगा? मन किसकी वृत्ति बनाएगा? तो मनोमयी कोश में
मैं हूं, जीव है, साथ में जुड़ते जाएंगी ना ये सब कड़ियां। जीव के साथ कौन जुड़ गई? इंद्रियां भी जुड़ गई और मन भी जुड़ गया, तो इसी का नाम मनोमयी कोश हो गया। तो विज्ञानमयी कोश। अब बुद्धि डायरेक्टली इंद्रिय से नहीं जुड़ी, डायरेक्टली कौन जुड़ा है? मन। बुद्धि देवी तो बाद में आती, जो कहेगी ये सही है। जैसे होता है ना, वो बॉक्स होता है, ठीक है गलत है, ठीक है गलत है, ठीक है गलत है। तो आपकी बुद्धि वही टिकर है जो कहेगी ये सही है, ये नहीं, ये गलत नहीं है, सही है, नहीं है गलत। आपका जो मन है वो कहता आने दो, सब कुछ आने दो, लेकिन आपकी बुद्धि जो है वो टिकर करती रहती है, ये ठीक नहीं है, ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक। और कई बार क्या है, आपकी बुद्धि जिससे ठीक गलत मान रही है, दूसरी की उससे बिल्कुल उलट कुछ मान रही। बोले मेरे साथ बड़ा गलत हुआ। बोले कौन कहता है? बोले हम कहते। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है। कोई कहते नहीं मेरे साथ बड़ा अच्छा हुआ। बोले कौन कहता है? बोले हम कहते। बोले तुझे तो समझ ही नहीं आई, तेरे साथ तो बुरा हुआ, अच्छा क्या हुआ इसमें? तो दो बुद्धियों का जानना निश्चय अलग अलग हो सकता है। तो बुद्धि का काम है मन में जो आया उसके ऊपर वो टिक मार्क करेगा, रॉन्ग और राइट करेगा, निश्चय या अनिश्चय बनाएगा। अच्छा मन क्या है? वो बिना ज्ञानेंद्रिय के कुछ भी काम नहीं कर सकता है। तो ये जोड़े बने हुए हैं। हमारे इस मन के साथ कौन लगी हैं? पंच ज्ञानेंद्रियां। आगे लेते हैं। अब चर्चा आ रही है, ये 75वां श्लोक है और इस श्लोक में चर्चा है कर्म इंद्रियों के बारे में। कर्मेन्द्रियाणि वाक् पाणि पाद पायु उपस्थाख्यानि। कर्म इंद्रियां हैं सबसे पहले आपकी जीभ। जीभ में दो इंद्रियां हैं, एक स्वाद चखने की ज्ञान इंद्री, एक बोलने की कर्म इंद्री हो गई। तो आपकी जीभा, आपके हाथ, आपके पांव, आपके मल त्याग की इंद्री, आपके मूत्र त्याग की इंद्री, या जिसे हम मूत्र इंद्री ना कह के जिसे हम कहेंगे द योर जेनिटल्स, जहां से नए सृजन की क्षमता होती। तो स्त्री और पुरुष का जो यौन भाग है, जनन इंद्रिय जो है, ये भी एक कर्म इंद्रिय। एतानि पुनः आकाशयादिनाम राज्यः अंशेभ्यः व्यस्तेभ्यः पृथक् पृथक् क्रमणे उत्पाद्यन्ते। कह रहे इस बात को समझिए। अब हम फिर आकाश से धरती तक सारी एक सूची तुम्हारे लिए निकाल रहे हैं, जहां से तुम्हें ये पता चले कि किस इंद्री में कौन सा रजोगुण काम कर रहा है। माने जो रजोगुण आया है वो किसी तत्व से आना चाहिए। किस तत्व से कौन सी इंद्री काम कर रही? पहले हमने क्या बात करी है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं सत्वगुण से। अब हम बात कर रहे हैं कर्म इंद्रियों की। बोले कर्म मतलब एक्शन। कर्म मतलब जानना नहीं है। कर्म मतलब कुछ एक्टिविटी है। तो वह एक्टिविटी किसी रजोगुण से होगी, वह एक्टिविटी किसी क्रिया से होगी। तो कौन से तत्व से कौन सी क्रिया होती है? अब कहते हैं हम क्रम से आपको पृथक पृथक क्रम से अलग अलग करके, वो कह रहे ध्यान रखना, ऐसा ही नहीं बोल देंगे हम, पूरी लिस्ट देंगे आपको और आकाश से लेकर धरती तक की लिस्ट देने वाले, बिल्कुल तैयार हो जाओ। इंद्रियां आपके पास हैं, तो अब उसका जो क्रम है उस क्रम को आप समझ लीजिए।
ये पांचों एलिमेंट्स का क्रम आप जानो। सबसे पहले आया आकाश। आकाश से, अच्छा मैं आपसे चाहती हूं कि थोड़ा बुद्धि आप भी लगाओ। बताने को तो हम भी बता देंगे, पर उसका क्या मजा। थोड़ा आप बुद्धि लगाओ। आकाश को किस कर्म इंद्री के साथ आप जुड़ता हुआ पाते हैं? कान के साथ। सुनाई देगा शब्द किससे? आकाश में शब्द की गति है, कान के भीतर भी स्पेस है, ईयर ड्रम है वो भी खाली है, ईयर कैनाल है वो भी खाली है। जैसे खाली बांस की पोंगरी में गूंज जाती है आवाज। अगर बांस की पोंगरी को हम भर दें मिट्टी से और फिर फूकें, कौन सी आवाज निकलेगी उसमें से? तो आकाश का सीधा संबंध है आपके सुनने से। आकाश के बाद तत्व क्या आएगा? वायु किस इंद्री के साथ जोड़ेंगे? त्वचा के साथ। अब देखिए, अगर आपने विचार चंद्रोदय न किया हो तो पता चले क्या है। हमारे लिए कितनी मुश्किल हो जाए ना, हम फिर बच्चों की तरह पुरानी लिस्ट खोल के भेजे, ABCD, फिर खोल के बैठ जाए हम। इसीलिए कहा था कि अपना अध्ययन करने के बाद ही आओ, नहीं अध्ययन तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो क्रम से ये सारी आपकी इंद्रियों का तत्वों के साथ संबंध जुड़ जाता है। चलो एक आखिरी और बोल दो। पृथ्वी तत्व को किस इंद्री से जोड़ेंगे? नासिका। गंध। आगे अब लेते हैं। वायवः प्राणाय पान व्यान उदान समानः। 5 वायु काम कर रही हैं शरीर में। अब पहले आई प्राण। प्राणः प्राणो नामः प्राग गमनवान नासाग्रस्थान वरती। प्राण कहते हैं, इसकी सीट क्या है? बोले टिप ऑफ द नोज, नासिका अग्रह, टिप ऑफ द नोज। इसकी गति बोले ऊपर की ओर। ये बहुत मौलिक है। पांचों प्राणों में से अगर हम मौलिक कहें तो प्राण। अच्छा आप ख्याल करो, गीता में 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा पद्मासन लगा के, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रख के, दृष्टि नासिका अग्र पे रखो। ये किस लिए कह रहे हैं? प्राणों का संचय भी होगा, प्राण संयमित भी होगा। तो प्राण संयमित होगा तो मन भी संयमित हो जाएगा। अपानः अपानो नाम वाग गमनवान पायु आदि स्थानावर्ती। अब अपान जो है ये डाउनवर्ड मूवमेंट करने वाली प्राण है, और इसकी जो अगर हम कहें प्रमुख सीट कौन सी है तो ये ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन। पायु नीचे की ओर गति करने वाले शरीर की सभी क्रियाओं का कंट्रोलर अपान होता है। मल है, मूत्र है, स्त्री के शरीर में उसके मेंस्ट्रुअल फ्लूइड्स हैं, बच्चे का जन्म है, पुरुष के शरीर में वीर्य का स्खलन है, ये सब अपान प्राण के क्षेत्र में आ जाते हैं। प्राण था ऊपर की ओर और ये अपान जो है ये नीचे की ओर गति करता है। व्यानो नाम विश्वाग गमनवान अखिल शरीर वर्ती। व्यान वह है जो शरीर के समस्त हिस्सों में रहता है। इसको वैसे हम लोग रेसिड्यूल प्राणिक एनर्जी भी कहते हैं।
ये शेष काम करने वाला मतलब आपके पूरे शरीर में व्याप्त भी है और ये पूरे शरीर को बल भी देता है। जैसे मसल से रिलेटेड कोई कष्ट हो जाए ना शरीर में, और जिसका मन थोड़ा सा अस्थिर सा हो रहा हो और अजीब अजीब विचार आ रहे हो, उसका अभ्यंग कराइए। सिर से शुरू होगा, पांव तलक जाएगा। जब तलक अभ्यंग पूरा होगा तब तलक उस व्यक्ति की वायु की शांति हो जाती। कौन सी वायु की? ये व्यान वायु की। जब आप व्यान वायु की शांति करेंगे तो उसका मन भी कदाचित शांत होने लग जाएगा। आपका ये अनुभव न रहा हो तो ले लीजिएगा कभी। जब मन में किसी भी बात से विक्षेप हो रहा हो और बिल्कुल अनएक्सप्लेन्ड विक्षेप हो रहा हो, पता ही नहीं भी क्यों, अजीब सी डिस्टर्बेंस सी लग रही है मन में, ऐसे में हमने अपनी व्यान वायु को थोड़ा शमन किया। कैसे? अभ्यंग से। कैसे? तेल के अभ्यंग से। अब अगर किसी की शरीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पित्त अधिक हो रखा है तो चंदन आदि तेल से करे, और किसी की बहुत कफज है, प्रकृति कंजेस्टेड भी है थोड़ा सा, तो फिर उसके अनुसार तिल का भी हो सकता है। तो कैसी प्रकृति है ये थोड़ा वैद्य देख लेता है, फिर वैसा वो तेल रेकमेंड करे, और फिर वैसे कफज है तो थोड़े जोर जोर से करे। एक का अष्टांग हृदय में एक श्लोक आता है कि जो कफज होते हैं ना लोग, माने जिनकी कफ प्रकृति है, बड़े लेजी होते, कहते इनका उपचार, कहते इनकी डंडों से पिटाई करो रोज सुबह पहले, ताड़ ना करो इनकी बड़ी जोर से, माने ऐसे तो उठेंगे ही नहीं है। वातज वाला बैठेगा नहीं, कफज वाला उठेगा ही नहीं। तो कहते हैं इनकी तो पहले पिटाई होनी चाहिए। पिटाई होने के बाद ये जब सीधे हो जाए फिर इनको कोई औषधि देनी चाहिए। तो कफ वाले को थोड़ा उष्ण माने थोड़ा गर्म प्रकृति के तेल से कम तेल लगा करके उसकी मालिश कर दे। पर अभी मुझे आयुर्वेद नहीं कराना, इसलिए हम वापिस अपने सिर्फ व्यान वायु पे आ रहे हैं। ये पूरे शरीर में व्याप्त होती है।